मित्रों, गांधी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार और दंभ हमारे लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। मगर कर्नाटक के विधायक सतीश कृष्ण सैल हो, केसी वीरेंद्र हो या फिर पटना के सरकारी इंजीनियर विनोद राय, ये वो भ्रष्ट चेहरे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। मगर इनका आगे क्या होगा? इन्हें कितनी सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? ये जानने से पहले मित्रों, आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि पिछले दिनों जब इनके जैसे काले धन के कुबेर पकड़े गए तो उनका क्या हुआ। मित्रों, इसी साल 30 मई को ओडिशा के धनकुबेर इंजीनियर के घर पर रेड पड़ी थी। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी के घर पर जब अफसर पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से नोट उड़ाने शुरू कर दिए। करीब 50 लाख रुपए उन्होंने पड़ोसी की छत पर फेंक दिए। बैकुंठ नाथ सारंगी के करीब 15 करोड़ रुपए की उनके पास से अवैध संपत्ति जब्त की गई। मित्रों, पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के एक ट्रैफिक कांस्टेबल के घर छापेमारी हुई थी। सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए नकद, ज्वेलरी और जमीनों के दस्तावेज बरामद किए थे। ये एक ट्रैफिक के सिपाही के घर से बरामद हुआ था। जुलाई 2024 में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। संजीव के नौकर के घर 30 करोड़ रुपए मिले थे। सोचिए, नौकर के घर पे मिले थे। याद होगा आपको, 32 महीने पहले झारखंड में ही कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर पर छापेमारी हुई थी। करीब 350 करोड़ कैश बरामद हुआ था। नोट गिनने वाली 40 मशीनों से गिनती हुई थी। कई बैंक के अधिकारी इस गिनती में शामिल हुए थे। ये 350 करोड़ रुपए 55 लाख गरीब भारतीयों की सालाना आय के बराबर हैं। 55 लाख गरीब। मित्रों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, ऊपर हमने जिन जिन लोगों का जिक्र किया जिनके घर में पिछले 1 साल में छापेमारी हुई, उन्हें सजा क्या मिली? ओडिशा का सरकारी इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी अभी जेल में है। मध्य प्रदेश का सौरभ शर्मा भी सलाखों के अंदर है। संजीव हंस भी अभी जेल में ही बंद है और उससे जुड़ा मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। जबकि धीरज साहू का अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। धीरज साहू ने बताया था कि उनके घर में मिला पैसा पारिवारिक कारोबार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 350 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर दिया और केस से मुक्त हो गए। हालांकि जो लोग जेल में हैं, उनका मामला अभी चल रहा है। उन्हें कब सजा मिलेगी ये किसी को नहीं पता। अगर सजा मिली भी तो कुछ सालों की होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ऐसे मामलों में सिर्फ 3 से 7 साल तक की ही सजा हो सकती है। इसमें भी 20% से भी कम मामलों में ही आरोपी को सजा मिल पाती है। यानी हर 100 में से 80 मामलों में आरोपियों को कोई सजा नहीं मिलती। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के बताते हैं कि 4,993 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, जिनमें से सिर्फ 852 लोगों को ही सजा मिली। बाकी मामले विचाराधीन है। यानी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे 5,000 लोगों में से सिर्फ 850 लोग ही गुनहगार साबित हुए और उन्हें ही सजा मिली। बाकी सबके लिए राम राज्य। सच्चाई यही है कि राजनीति में प्रभाव रखने वाले लोगों के खिलाफ जांच तो होती है, मगर उन्हें सजा बहुत कम मिलती है। इसकी वजह राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा सुनवाई में देरी और सबूतों की कमी होती है। अगर किसी को सजा मिल भी गई तो सिर्फ 7 साल जेल में रहना पड़ता है। यानी आने वाले कई पीढ़ियों के लिए अकूत संपत्ति जमा करने की सजा सिर्फ 7 साल है। यही वजह है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में विश्व भर के 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत का स्कोर 100 में 38 रहा है, जिसे अच्छा नहीं माना जा सकता। यानी भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, मगर सच्चाई आंकड़ों में दिख रही है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में स्थिति थोड़ी और खराब हुई है। इसमें सरकारी विभाग के अफसर से लेकर देश के महान नेताओं का भी अहम योगदान रहा है। मित्रों, भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत का स्थान 96 नंबर पर है, मगर जिस डेनमार्क में भ्रष्टाचार ना के बराबर है, उसके बारे में भी आज आपको जानना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी नीति है जिससे डेनमार्क में करप्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार के मामले दर्ज नहीं होते, किसी को अपने घर की छत पर नोट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। डेनमार्क में अफसर निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक दबाव रहता है। डेनमार्क में रिश्वत मामले में तुरंत कार्रवाई होती है, आर्थिक दंड और सजा सख्त है, जबकि भारत में सजा दिलाने में सालों लग जाते हैं। वहां नागरिक सीधे सरकार से मांगकर फाइल देख सकते हैं, जबकि भारत में आरटीआई में हर जवाब नहीं दिया जाता। डेनमार्क में सूचना देने वालों को पूर्ण सुरक्षा मिलती है, जबकि यहां सुरक्षा सीमित है। यही वजह है कि विनोद राय जैसे सरकारी इंजीनियरों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे लोग दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। मित्रों, भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं रह गया है, यह आर्थिक मंदी की एक वजह भी है। भ्रष्टाचार से जीडीपी को 1.5 से 2% तक का नुकसान होता है, जो करीब 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास है। यह भारत के स्वास्थ्य बजट का 2 गुना है। अगर यही पैसा गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने में लगा दिया जाए तो 10 साल में 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा को पार कर मध्य वर्ग की श्रेणी में आ सकते हैं। मगर व्यवस्था एक तरफ नेताओं से लेकर सरकारी कर्मचारी तक धन कुबेर बनते जा रहे हैं, नोटों की गड्डियों को जला रहे हैं, तो आम लोग जो 100 रुपए के फटे हुए नोट को चलाने में सारी जुगत भिड़ा देते हैं, वो अब भी खड़े हैं।